हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एनी फ्रैंक कौन है? एनी फ्रैंक जिनका यहाँ पे पिक्चर लगाया है यही गर्ल है एनी फ्रैंक। तो इनकी डायरी से ना आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट इनकी डायरी से लिया गया है। तो इस डायरी में एनी फ्रैंक बताती है, ठीक है, इस चैप्टर में एनी फ्रैंक बताती है कि कैसे एक कंप्लीट फैमिली होने के बाद भी और नियर अबाउट 30 लोगों से घिरे होने के बाद भी एनी फ्रैंक खुद को अकेला फील करती थी। और यही रीज़न था कि एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। इस डायरी में क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब जैसे हिंदी में बोलते आत्मकथा, खुद के बारे में उन्होंने लिखा है इस डायरी में। और ये डायरी इनकी 1947 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। और इस डायरी में एनी फ्रैंक ने अपने फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है। सो अब देखते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब चैप्टर रीड करने से पहले इसे रीड करते बिफोर यू रीड। Annelies Mary Annie Frank 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945। ये इनका फुल नेम है, ठीक है, एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक। और इनका बर्थ कब हुआ? 12 जून 1929 को। और डेथ कब हुई? फरवरी और मार्च 1945। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1929 में बर्थ हुआ और 1945 में डेथ हुई। तो कितना ड्यूरेशन आ रहा है? 15 ईयर्स का। इसका मतलब एनी फ्रैंक का जो लाइफ स्पैन था कितना था? 15 ईयर्स का था, ठीक है, मतलब 15 साल तक वो थी। Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। एनी फ्रैंक कौन थी? एक जर्मन गर्ल थी, जुविश गर्ल थी, मतलब जर्मन कंट्री की थी। जुविश ज्यू लोग जिनका नाम आपने हिस्ट्री में सुना है ना, हिटलर के चैप्टर में। हिटलर भी जर्मन का था, वहाँ पे रूल कर रहा था और इनकी एक पार्टी थी नाजी पार्टी, राइट। तो ये क्या करता था, ये जो ज्यू लोग थे, ज्यू जिन्हें हिंदी में बोलते हैं यहूदी, तो इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था और किल करता था ज्यू लोगों को, ठीक है। तो एनी फ्रैंक भी एक ज्यूइश गर्ल थी, तो इन्हें भी इस हिटलर से जो था मतलब खतरा ही था। तो एनी फ्रैंक और इनके फैमिली कहाँ छिपी रहती है? एम्स्टर्डम में छुप कर रहती है। और यही टाइम रहता है जब एनी फ्रैंक लिखना स्टार्ट करती है डायरी में, ठीक है। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। फिर एनी फ्रैंक की फैमिली कहाँ मूव करती है? एम्स्टर्डम में, मतलब शिफ्ट हो जाती है जब नाजी के हाथ में पावर आ जाता है। नाजी क्या है? हिटलर की पार्टी का नाम था, ठीक है, नाजी पार्टी। तो इसके हाथ में जब पावर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। तो इनकी जो फैमिली है एनी फ्रैंक की, ये कहाँ मूव करती है? एम्स्टर्डम में, ठीक है। लेकिन ये लोग देखो यहाँ पे बोला है ट्रैप, कब फंसते? जब नाजी पार्टी का जो मतलब रूल है वो कहाँ तक बढ़ जाता है? नीदरलैंड में भी बढ़ जाता है। इस टाइम ये लोग वहाँ पे फंस जाते। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। फिर क्या होता है? क्योंकि हाँ, परसिक्यूशन मतलब होता है इल ट्रीटमेंट, क्योंकि इल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन जीविश लोगों के अगेंस्ट। तो एनी फ्रैंक की फैमिली कहाँ छिप कर रहती है? उनके फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग के किसी रूम में। जुलाई 1942 में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग छिप कर रहते। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। अब देखो, हमने देखा कि एनी फ्रैंक का फुल नेम, ठीक है, और फिर उनके फादर का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक, और इनकी सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक। फिर क्या होता है? 2 साल तक ये लोग वहीं पर छिपे रहते हैं और फिर इनका जो ग्रुप है वो पकड़ा जाता है और इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? मतलब एक ऐसी रूम बोल सकते हैं या फिर ऐसी एक प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ डाल दिया जाता है और उनके साथ इल ट्रीटमेंट वहाँ पे की जाती है, बहुत बुरा व्यवहार, मतलब पॉइजनस गैस वगैरह उसमें छोड़ी जाती है। इस टाइप का होता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। फिर वहाँ पे क्या होता है? जो एनी फ्रैंक है वो डाइड, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? टाइफस। टाइफस क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। और कहाँ होती है? बर्जन बेल्सन। अब ये बर्जन बेल्सन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम है जिस कैंप के अंदर इन्हें रखा गया था।
विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मैरगोट फ्रैंक, मतलब पहले इनकी सिस्टर मैरगोट फ्रैंक की डेथ होती है और फिर इसके बाद एनी फ्रैंक की डेथ होती है. हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड. और फिर इनके ग्रुप में से जो एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक थे, बस ये एक ऐसे पर्सन थे जो सर्वाइव करते हैं, जो फिर वॉर ख़त्म होने के बाद एम्स्टरडैम फिर से वापस आते. To find that her diary had been saved, convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. फिर एम्स्टरडैम आने के बाद वो देखते हैं कि क्या उनकी बेटी की जो डायरी है वो सही से मतलब सेफ है या नहीं है. और जैसे ही उनको वो डायरी मिलती है वो उसे रीड करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं और उनको लगता है कि हाँ, ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड हो सकती है कि इस टाइम जर्मन में क्या चल रहा था. ठीक है, ये इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है. तो वो मतलब डिसाइड करते कि नहीं, इस डायरी को पब्लिश करना ही है और फिर उसे नाम देते द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ये जो डायरी थी एनी को कब मिली थी? 13th बर्थडे पे मिली थी उनके. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944. क्रॉनिकल्स क्या होता है ना, मतलब जिसमें एक सभी इवेंट्स का अकाउंट रहता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब डेट टू डेट हर चीज़ वहाँ पे नोट डाउन की रहती है. ये होता है क्रॉनिकल्स. तो कब से स्टार्ट होता है? 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट होता है उस डायरी के अंदर और फाइनल एंट्री कब होती है? 1 अगस्त 1944 को. ठीक है, लास्ट एंट्री होती है. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस. फिर क्योंकि एनी फ्रैंक इनकी लैंग्वेज डच होगी, ठीक है, तो ये क्या करते अपनी लैंग्वेज में लिखते. फिर इस डायरी को बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. और फिर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना इस बुक को रीड किया जाता है. अब देखो यहाँ पे एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में ये फ़ोटोग्राफ लगाया था और इसके नीचे कुछ लिखा भी है. दिस इज़ अ फ़ोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. मतलब एनी फ्रैंक बोलती है कि ये ऐसी फ़ोटो है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी लाइफ ऐसे ही दिखूँ. देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड. और फिर हो सकता है कि मुझे हॉलीवुड में एज अ एक्ट्रेस कोई काम करने को मिले, मतलब रोल मिले. ठीक है, तो ऐसा एनी फ्रैंक का सोचना था. और वैसे भी एनी फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा इसमें इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल भी लग रही है. अब देखते हैं चैप्टर. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. एनी फ्रैंक बोलती है कि मेरे जैसे के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर. और फिर यहाँ पे बताती है एनी फ्रैंक की इसका रीज़न ये नहीं है कि मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है. बट क्यों? तो देखो, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. क्या बोलती है एनी फ्रैंक यहाँ पे? क्योंकि जब मैं ये डायरी लिखूंगी तो एक 13-year-old स्कूल गर्ल की डायरी रीड करने में कौन इंटरेस्टेड होगा, है ना. म्यूजिंग्स मतलब क्या होता है कि उनके थॉट, उनके मतलब जो भी वो सोचते हैं, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बोल सकते हैं. तो ये रीड करने में या फिर इसे सुनने में, पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ऐसा थॉट एनी फ्रैंक के माइंड में आता है. तो इसीलिए वो बोलते कि एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे जैसे के लिए, क्योंकि एनी फ्रैंक सिर्फ 13 ईयर्स की थी. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और फिर ऐसा सोचने के बाद फिर से एनी फ्रैंक बोलती है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है. क्योंकि हाँ, और यहाँ पे बोला है ऑफ माई चेस्ट. ऑफ माई चेस्ट मतलब दिल से बाहर निकाल के फेंकना. ठीक है, तो ऐसी मेरे पास बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो मुझे अपने दिल से निकाल कर फेंकनी है, मतलब खुद को रिलैक्स फील करवाना है. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. फिर देखो एनी फ्रैंक क्या बोलती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है पीपल से भी, लोगों से भी. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो
अगर एनी फ्रैंक डायरी में नहीं लिखते कुछ चीज़ें, ठीक है, किसी पर्सन को बता दे, तो हो सकता है कि वो पर्सन एनी फ्रैंक से कभी ना कभी बोर हो जाता और बोलता कि अब मुझे नहीं सुनना है, ठीक है। तो और पेपर में क्या होता है कि पेपर में वो जितना भी लिखे, पेपर कभी भी बोर नहीं होगा, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि बस अब मैं बोर हो गया हूँ, अब लिखना नहीं है कुछ, ठीक है। तो ऐसे तो पेपर नहीं बोलते, तो इसीलिए एनी फ्रैंक ने ये लाइन लिखी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और ये लाइन कब लिखी उन्होंने, जब वो एकदम कैसी थी, वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, जब उन्हें डिप्रेस्ड फील हो रहा था। और जब वो घर में बैठी रहते, चीन इन माई हैंड्स, मतलब जब बहुत ज़्यादा सोच में पड़ते तो चीन पर, हाँ, चीन के नीचे ऐसे हाथ रख के बैठते हैं ना, और सोच में पड़ जाते, तो इस पोजीशन में वो थी। बोर उनको फील हो रहा था। लिस्टलेस क्या होता है, विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मतलब कुछ करने की एनर्जी नहीं थी और ना ही इंटरेस्ट था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो मतलब यही सोच रही थी कि क्या बाहर जाना चाहिए या फिर अंदर बैठ के रहना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मतलब क्या होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा थॉट्स बोल सकते हैं या फिर ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग जब एनी फ्रैंक कर रही होती है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो तब वो बोलते कि हाँ, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस बैग नोटबुक ग्रैंडली referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, and it probably won't make a bit of difference। फिर देखो एनी फ्रैंक बोलती है कि हाँ, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, लोगों से भी ज़्यादा होता है। और क्योंकि एनी फ्रैंक ने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि वो अपनी डायरी किसी को रीड करने के लिए देने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग डायरी बोलते हैं, एनी फ्रैंक क्या बोल रही थी, स्टेप बैक नोटबुक, तो ये वही होता है डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, मतलब एनी फ्रैंक का कहना था कि जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता, तब तक मेरी डायरी कोई रीड नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया था। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि डायरी तो बंद ही रहने वाली थी। तो फिर एनी फ्रैंक डिसाइड करती कि हाँ, डायरी लिखना है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। फिर एनी फ्रैंक को लगने लगता है कि हाँ, मुझे डायरी लिखना चाहिए क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। मतलब हमने देखा था स्टार्टिंग में कि एनी फ्रैंक खुद को अकेला फील करती थी, तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलते कि मुझे क्लियर करना है कि हाँ, क्योंकि किसी को भी इस बात पे बिलीव नहीं होगा कि एक 13 ईयर की बच्ची कम्प्लीटली अलोन हो सकती है इस वर्ल्ड में। ऐसा तो नहीं हो सकता, 13 ईयर के बच्चों के पास उनकी पूरी फैमिली होती है। एंड आई एम नॉट, और फिर एनी फ्रैंक बोलते कि और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, एंड 16-year-old सिस्टर है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और ऐसे 30 पीपल है, लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड बोल सकती हूँ, ठीक है। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली है, लविंग आंट्स है, एंड अ गुड होम है, और एक अच्छा घर है रहने के लिए। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और फिर एनी फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ कौन नहीं है मेरे पास, तो मेरा एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, ठीक। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और एनी फ्रैंक का कहना क्या है कि फ्रेंड के साथ होना मतलब क्या, कि एक गुड टाइम हम स्पेंड कर रहे होते उस टाइम, मतलब गुड फील होना, अच्छा फील होना, तो तब हम बोल सकते कि हाँ, हम फ्रेंड के साथ है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मतलब एनी फ्रैंक क्या करती थी, जो लोगों के साथ बातचीत करती थी वो कैसी रहती थी, उनकी एवरीडे थिंग्स की होती थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपनी लाइफ के बारे में वो पर्सनल जो चीज़ें उनकी वो शेयर करे, उनको करनी थी बट वो नहीं कर पा रही थी, तो ये इसी वजह से वो बोलती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। वे डोंट सेम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और यही मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वो किसी को भी क्लोजर अपने पास का नहीं समझती थी, मतलब अपनी फीलिंग्स उनके साथ वो शेयर नहीं कर पा रही थी।
मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। फिर एनी फ्रैंक बोलती है कि हाँ हो सकता है ये मेरा ही फॉल्ट होगा, कि मतलब मैं कन्फाइड का मीनिंग क्या होता है, किसी को मतलब किसी पर ट्रस्ट करके अपनी पर्सनल चीज़ें उनको बताना, ठीक है। तो वो कन्फाइड नहीं कर पा रही थी दूसरों के साथ, तो ये हो सकता है कि एनी फ्रैंक बोलती कि ये मेरा ही फॉल्ट हो, ठीक है। इन एनी केस मतलब कुछ भी हो, मेरी जो पर्सनल फीलिंग है मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ और इसे चेंज भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब चेंज भी नहीं हो सकती ये चीज़ें। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही रीज़न है कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मैं इतना क्लोज ट्रू फ्रेंड नहीं बना पा रही हूँ, तो मुझे लेकिन एक फ्रेंड तो चाहिए, तो इसीलिए एनी फ्रैंक क्या करती है, डायरी लिखना स्टार्ट करती है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. फिर यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलती कि जैसे लोग डायरी लिखते ना एक प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब डेट डालते और पूरे दिन का वो मतलब समरी उस डायरी के अंदर वो लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलती कि मैं तो इस टाइप से तो नहीं लिख पाऊँगी, मैंने डायरी को अपना फ्रेंड माना है, ठीक है। मतलब जैसे वो इमेजिन करती थी कि मेरा फ्रेंड ऐसा होगा, ठीक है। तो डायरी को अभी वो फ्रेंड मान रही है, तो जैसे एक फ्रेंड को जो चीज़ें बताई जाती है, जो मतलब बातें बताई जाती है, वैसी बातें एनी फ्रैंक इस डायरी के अंदर लिखने वाली थी, क्योंकि डायरी को उन्होंने अपना फ्रेंड समझ लिया था। और फिर डायरी को नाम भी देती है किटी। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।